आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन में हम बात करते हुए साथ ही मोशन इन थ्री डायमेंशन की बात भी करते जाएंगे। उसके साथ मैं वेक्टराइज आपको सिखाता जाऊंगा और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सिंपली उसकी एप्लीकेशन जो है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन का क्या मतलब है और फिर उससे कैसे हम मोशन इन थ्री डायमेंशन में जाएंगे। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब कि सिंगल डायमेंशन को आपने कंसिडर कर लेना है और आमतौर पे एक्स डायरेक्शन को कंसिडर किया जाता है। इसी हवाला से जो सिचुएशन है उसके लिए मैं थोड़ी सी जनरल डिस्कशन आप लोगों के साथ कर लूँ ताकि हम सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। जनरल डिस्कशन ये है कि आम तौर पे हमेशा जो बात है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से की जाती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें अगर हम वन डायमेंशन में बात करें तो एक पॉइंट है और उसको हम ओरिजिन ले लेते हैं ओ, और आमतौर पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस कह लेते हैं। तो ये है आपके पास वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसकी दूसरी साइड पे नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस ले लेते हैं। और अब हम बात करते हैं कि कोई भी पार्टिकल है, एक तो लैंग्वेज ये यूज़ होती है कि उस पार्टिकल की पोजीशन, और वन डायमेंशन में हमें पता है कि सिंगल कोऑर्डिनेट से ही पोजीशन डिनोट कर ली जाती है। टू डायमेंशन में जो पोजीशन है वो दो कोऑर्डिनेट से आमतौर पे, चूँकि उसके लिए एक्स वाई कम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया जाता है तो इसलिए एक्स वाई, और अगर थ्री डायमेंशन हो तो तीन कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे हमने सिंगल पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब करना है, ये सारी की सारी डिस्कशन जो है वो सिंगल पार्टिकल मोशन के एतबार से ही की जाएगी। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आमतौर पे जो भी एक्सटेंडेड बॉडी हो उसके जो एक्सटेंडेड बॉडी के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बाद में शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले यही किया जाता है कि हम सिंगल पार्टिकल, उससे सिचुएशन इजी होती है और आराम से सारी जो डिस्कशन है उसके बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, उस पार्टिकल के बारे में, उस मोशन की पर्टिकुलर जो भी बात है उसके बारे में जो भी डिस्कशन होती है वो हमें आसानी से समझ आ जाती है। इसलिए वो वन डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं और सिंपल रखते हैं चीज़ों को, और जो बॉडी होता है उसको सिंगल पॉइंट पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं। ना उस हमारे मोशन के ऊपर उसकी डायमेंशन इफ़ेक्ट करती है, ना कोई उसकी जो एक्सटेंडेड बॉडी के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी हम बीच में शामिल नहीं करते। और फिर इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो उसको एक्सटेंड करते रहते हैं रियल फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर, और जो ही जिस तरह के भी इफ़ेक्ट हमें उसमें शामिल करने पड़ते हैं फिर उसी तरीके से हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बुनियादी काइनेमेटिक्स के वेरिएबल को। काइनेमेटिक्स के जो बुनियादी वेरिएबल्स हैं उसमें सबसे पहले तो हमने डिस्प्लेसमेंट जो है उसको डिस्क्राइब करना होता है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। अच्छा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी होती है, फिर एक्सेलरेशन होता है। और अगर ये तीनों चीज़ें किसी काइनेमेटिक्स में हमें पता हो तो हम पार्टिकल का प्रेजेंट, फ्यूचर और जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। इसलिए सिंपली इस बात का ये एनफ है, ये तीन वेरिएबल जो हैं इसके करस्पॉन्डिंग। और जब हम डायनामिक्स में जाएंगे तो फिर इन तीनों वेरिएबल्स के साथ हम फोर्स को भी शामिल कर लेंगे, और फोर्स जो है जो मोशन काज करती है उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे। ये सिंपल एक लेआउट है जिसको हम लेकर के चलेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात। डिस्प्लेसमेंट की सूरत हाल में पोजीशन वेक्टर का चक्कर होता है, यानी आपको
पोजीशन वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं आपको समझा दूं कि ये सारी की सारी डिस्कशन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाती है जिस वक्त हम बात करते हैं वेक्टर्स की सूरत में। तो हम ये सारी की सारी वेक्टर फार्मूलिज्म सीख रहे हैं। वेक्टर फार्मूलिज्म में ये सारी बातें करेंगे हमने, चूँकि पर्टिकुलरली इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सॉल्व करना है, इसलिए ये कुछ ऐसी लैंग्वेज हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे जिससे आप किसी भी किताब से या किसी भी लिखी हुई बात से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस तरह से हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं जो भी आपके पास सिचुएशन अवेलेबल होती है। पोजीशन वेक्टर के लिए अगर तो हम वन डायमेंशन की बात करें फिर तो सिंपली चूँकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। अगर फ़र्ज़ किया पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, ये एक्स एक्सिस है आपके पास, तो हम ओरिजिन से वहाँ तक एक वेक्टर बना लेते हैं जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर को आमतौर पे आर से डिनोट किया जाता है और एक्स डायरेक्शन में सिंपली हम एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स के ऊपर वेक्टर लगा लेते हैं। लेकिन चूँकि वन डायमेंशन में जब मोशन रहेगा तो उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसलिए जब डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो तो उसमें आमतौर पे ये कर लिया जाता है कि वेक्टर को छोड़ दिया जाता है और जब जी चाहे फिर वेक्टर जो है वो अप्लाई कर ली जाती है, वेक्टर नोटेशन अप्लाई कर। इसी तरह अगर हम टू डायमेंशन में चले जाएं तो टू डायमेंशन में जो अगर पॉइंट है कोई, उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर मैं उसको ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट कह लूँ तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसमें ए जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ए एक्स आप इसको लिख सकते हैं, ए आई यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं और इसको जो बी कोऑर्डिनेट है ये मैग्नीट्यूड बन जाएगी वाई कंपोनेंट की। तो इस तरह आमतौर पे जो पोजीशन वेक्टर है टू डायमेंशन में। सिमिलरली अगर थ्री डायमेंशन की बात करें तो उसमें जो पोजीशन वेक्टर है उसके तीन कोऑर्डिनेट सब हो जाएंगे पॉइंट के ए बी सी, और उसका जो पोजीशन वेक्टर आर बनेगा दैट वुड बी सिंपली आर इज इक्वल टू ए आई यूनिट वेक्टर बी जे यूनिट वेक्टर प्लस जी के यूनिट वेक्टर। चूँकि सारा मसला पोजीशन वेक्टर का होता है, अब अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उससे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो यहाँ से हम आइडिया कर सकते हैं कि उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा होगा। अब पोजीशन फ़र्ज़ किया वो पार्टिकल पहले सिंपली ए पोजीशन पर था, यानी थ्री डायमेंशन में ही हम जनरल बात कर लेते हैं, ये पार्टिकल की पोजीशन ए है और फिर वो आफ्टर टाइम टी बी पोजीशन के ऊपर चला गया। तो हम सबसे पहले उसका पोजीशन वेक्टर एट ए फाइंड आउट करेंगे, फिर पोजीशन वेक्टर एट बी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। ये R1 पोजीशन वेक्टर एट ए पोजीशन है, R2 पोजीशन वेक्टर एट बी A2 है। अब हमारे पास ये जो वेक्टर है डायरेक्टेड डिस्टेंस, जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते थे, ये डी वेक्टर, अगर मैं डी वेक्टर बाज आर लिख देते हैं, डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, जो भी आपका जी चाहे, डेल्टा डी भी लिख सकते हैं स्मॉल के लिए, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ये पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट है और उससे डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से डिफाइन होता है। अब आप इस आइडिया को किसी भी जगह के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम वन डायमेंशन में भी बात करें तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसको पोजीशन इसकी इस वक्त x1 है, फिर वो पार्टिकल आफ्टर टी टाइम x2 पर चला जाता है। तो ये गौर करें ज़रा, पहला जो है इसको मैं R1 पोजीशन वेक्टर इसका कह लेता हूँ। दूसरा जब वो यहाँ तक पहुँच गया उस पोजीशन को R2 पोजीशन वेक्टर कहता हूँ। अगर हम डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है, तो हमें ये वाला वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। अब आप गौर करें, सिंगल डायमेंशन में आसानी से समझ आ जाता है। यहाँ तक R1 वेक्टर है और यहाँ तक R2 वेक्टर है। अगर हम ये वेक्टर निकालना चाहते हैं तो सिंपली हम R2 में से R1 वेक्टर को माइनस कर देंगे। ये एक सादा सा अलजबरा है। आमतौर पे जो किताबें हैं वो इस हिसाब से डिस्कशन कर रही होती हैं और स्टूडेंट जो है वो उसको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि वो किस हिसाब वाला से जनरल सी बात कर रहा है। तो ये बातें अगर आप जहन में रख लें तो आपको किताबें पढ़ना आसान हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं वन डायमेंशन में, कुछ इसने इक्वेशंस लिखी हुई हैं। वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट जब इसने डिफ़ाइन कर लिया,
जब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के दरमियान डायरेक्टेड डिस्टेंस। जब मैं बात डायरेक्टेड डिस्टेंस की कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि उस डिस्टेंस के साथ हमने डायरेक्शन को भी एसोसिएट करना है, और डायरेक्शन को एसोसिएट करने के लिए जो कन्वेंशन है वो ये है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाना होता है। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पार्टिकल का या डिस्टेंस कवर्ड है वो अगर हमने मालूम करना है वन डायमेंशन में, मैंने आपको बताया कि अब हम डायरेक्शन को साथ एसोसिएट हर दफ़ा नहीं करेंगे, यानी वेक्टर्स हर दफ़ा नहीं लिखेंगे। जब ज़रूरत होगी तो लास्ट में वन डायमेंशन मोशन में चूँकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो लास्ट में वो वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो पुट कर देंगे और उससे हमारा काम चल जाएगा। तो इसलिए आपकी किताब वाला जो है वो x1 डिस्टेंस और x2 डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल डिस्टेंसेस को कह रहा है, और फिर जब उसने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो वो क्या सिंपली कह रहा है x2 माइनस x1। या डिस्टेंस कवर्ड भी यही है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर और डिस्प्लेसमेंट एक ही, दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो एक जैसी हो जाती है। तो इस सूरत में जब हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है तो फिर हम वेलोसिटी डिफाइन कर लेते हैं। ये सिंपल वेलोसिटी उसने एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस डिफाइन कर ली हुई है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एक्स जो है वो एक्स कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, देखा ना, वो 3 डायमेंशन के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है, अब उसको एक्स कंपोनेंट कह रहा है। 1 डायमेंशन में बात उसने की है लेकिन फिर भी वो उसको एक्स कंपोनेंट ही कह रहा है। इसी तरीके से ये चेंज इन टाइम है, यानी जितने टाइम में वो पार्टिकल x1 पोजीशन से x2 पोजीशन में चला गया। ये एक छोटी सी उसने एग्जांपल भी कोट की है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, उसने कहा कि 19 मीटर पोजीशन पर एक पार्टिकल है एट टाइम t1, और यानी उस वक्त उसकी घड़ी के ऊपर टाइम 1 सेकंड हुआ था। फिर जब उसकी घड़ी के ऊपर टाइम 4 सेकंड हुआ तो उस वक्त वो पार्टिकल जो है वो नई पोजीशन पर पहुंच चुका, जिस पोजीशन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 270 मीटर पर वो बॉडी पहुंच गई है। ठीक है, तो इस सूरत में आपने ये बात ज़हन-नशीन रखनी है कि ये है मतलब उसका यहाँ पे पोजीशन का और टाइम का। ठीक है, अच्छा, ये फिर उसने एक कैलकुलेशन भी करके आप लोगों को दिखा दी कि किस तरीके से जो है वो उसका उसने एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, फिर इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए कि ये देखें, ये पार्टिकल पोजीशन P1 पोजीशन पर था, ये P2 पोजीशन पर चला गया। अगर हमने एवरेज मालूम करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस कवर्ड डेल्टा x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस उसने इस तरफ डिनोट किया हुआ है, ये x2 पोजीशन है उसकी, ये x1 पोजीशन है। तो ये वाला क्या हो गया, डेल्टा x2 माइनस x1। फिर इधर उसने चूँकि टाइम डिनोट किया, उसने ये जब मोशन स्टार्ट किया तो T1 से लेकर के T2 इसने, यानी 1 सेकंड और 4 सेकंड, जो अभी उसने पहले एग्जांपल ही उसी को लेकर के चलेगा। तो फिर इसको जब हम डिवाइड करते हैं डेल्टा x ओवर डेल्टा t को, तो फिर सिंपल ये डिवाइडेड बाय ये आता है। तो अब अगर हम इसके हवाला से बात करें तो फिर ये उस ट्राइंगल का ये एंगल का टेंजेंट आ जाता है, इस एंगल का टेंजेंट आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप। इसका मतलब है कि अगर हमने एवरेज वेलोसिटी 2 पॉइंट्स के दरमियान मालूम करनी है या एवरेज स्पीड मालूम करनी है तो उस सूरत में आपके पास सिंपल जो 2 पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन बनती है उसकी स्लोप हमने डिटरमिन कर लेनी है। और ऑब्वियसली जब हम फार्मूला लिखा हुआ है वो ऊपर जो, उसमें ये स्लोप ही है। तो इसलिए आमतौर पर कहा जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स टी ग्राफ से, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है किसी भी लम्हा वेलोसिटी। तो किसी भी लम्हा वेलोसिटी मालूम करने के लिए फिर हमने वो जो एवरेज वेलोसिटी वाला फार्मूला है उसकी लिमिटिंग वैल्यू लेनी है। लिमिटिंग वैल्यू लेने का मतलब ये हुआ कि अगर हम फ़र्ज़ किया इसी पॉइंट के ऊपर मालूम करना चाह रहे हैं, सिंपल इस पॉइंट के ऊपर
जिस तरह ये पॉइंट P1 हमने कहा, तो फिर हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट P2 को इसके बहुत करीब ले आते हैं। जब इतना करीब ले आते हैं कि ये इसको अप्रोच करना शुरू कर देगा, तो फिर इस फार्मूले से डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी से जो आप वेलोसिटी मालूम करेंगे वो इसी P पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी बन जाएगी। तो इससे इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लम्हाती वेलोसिटी। तो इसलिए आमतौर पे इस P पार्टिकल को P2 पॉइंट को P1 के करीब लाने के लिए लिमिटिंग लगा देते हैं। तो लिमिट किस पे लगाएंगे? डेल्टा टी के ऊपर, यानी स्मॉल टाइम इंटरवल शार्ट कर लेंगे और देखेंगे कि उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। अगर बहुत शार्ट टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस का तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, और अगर बहुत शार्ट टाइम इंटरवल में बहुत कम डिस्टेंस कवर करे तो वेलोसिटी बहुत छोटी आ जाएगी। बहरहाल जिस तरह की भी सिचुएशन हो, इससे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। और चूंकि अब हमने कोई अच्छे लेवल की किताबें भी पढ़नी है, तो वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो असल में जो पोजीशन का एक्स कंपोनेंट है उसको टाइम के लिहाज से उसका डेरिवेटिव लेने से, क्योंकि ये लिमिटिंग रेशियो असल में कैलकुलस के मुताबिक डेरिवेटिव ही होता है, जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। फाइंडिंग वेलोसिटी ऑन द एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी। अगर तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो 2 पॉइंट्स ले लेंगे। अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो फिर उसी पॉइंट के ऊपर स्लोप कंसिडर करेंगे, यानी टेंजेंट ड्रा कर लेंगे और टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। टेंजेंट की स्लोप डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी ही निकलेगी एक्सटी ग्राफ में, जिस वक्त इधर एक्स हो और जिस तरफ इधर टी हो। तो इस सूरत में फिर हमारे पास एक्सटी ग्राफ आ जाएगा। उससे सिंपल किसी भी लम्हा वेलोसिटी आ जाएगी। इसमें एवरेज वेलोसिटी है लेकिन हमने करीब वाले पॉइंट से ले ली है, इसमें एवरेज वेलोसिटी है दूर वाले पॉइंट लेकर के ली है, ठीक है ना। तो अब ये एवरेज वेलोसिटी हमने जब निकाली तो 75 माइल्स पर मीटर पर सेकंड निकली। जब हमने 2 क्लोज पॉइंट की उनके एवरेज वेलोसिटी निकाली तो देखेंगे एवरेज वेलोसिटी इस 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंट है। और फिर जब हमने उसको सिंगल पॉइंट के ऊपर लेके आया तो फिर एवरेज वेलोसिटी 40 माइल्स पर मीटर पर सेकंड निकली। इसका मतलब है कि एवरेज के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब उस सारी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर जो कन्वर्ज किया किसी एक पॉइंट के ऊपर कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन क्या है, तो उससे पता चला कि उस वक्त वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी। अब आप हिसाब कर लें एवरेज बिहेवियर और किसी भी लम्हा बिहेवियर में कितना फ़र्क हो सकता है। ये फिर उसने ग्राफ से कुछ सिचुएशन बनाई हुई है। मसलन ये वाले ग्राफ में यहाँ पर उसने ये जो एक्स टी ग्राफ बनाया हुआ है, एक्स टी ग्राफ में यहाँ पर एक तो ये देख लें कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स है। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो इसका मतलब पार्टिकल जो है वो नेगेटिव एक्स की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम इस तरफ को जाएंगे, अगर आप इस तरफ को जाते हैं तो इसका मतलब है वो पार्टिकल जो है वो नेगेटिव एक्स से 0 यानी ओरिजिन पर आएगा, ओरिजिन से फिर आगे इस तरह डिस्टेंस कवर करते हुए आगे फिर पॉजिटिव एक्स की तरफ, क्योंकि इस पूरे रीजन में देख लें एक्स पॉजिटिव रहा है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन उसने स्लोप के एतबार से बताई हैं। यहाँ पे स्लोप कुछ और है, यानी कम है, ये स्लोप निकलेगी। और यहाँ पर स्लोप जो है वो देखें बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करें तो एंगल बहुत बड़ा होने की वजह से टेंजेंट की वैल्यू भी बहुत बड़ी है। टेंजेंट की वैल्यू समझते हो ना, उसमें ये ख्याल रखना है कि टेंजेंट ऑफ थीटा जो है इसकी वैल्यू 0 होती है एट थीटा इज इक्वल टू 0, और टेंजेंट की वैल्यू जो है वो इन्फिनिट होती है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो रैपिडली बढ़ेगा। कैसे? जैसे कि एंगल बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अगर हम इसके ऊपर बात करें तो वेरी लार्ज वैल्यू, क्योंकि अगर इसने बिल्कुल स्ट्रेट होना है इस तरह तो ये इन्फिनिट होना है इसने, तो देखें ये इन्फिनिट के बहुत करीब है। इसका मतलब है जिस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी स्पीड यहाँ पर वेरी हाई है, और ये उसने फिर पार्टिकल की पोजीशन जैसे वो एक्स और वाई एक्सिस बना करके एक्सिस के एतबार से उसने बात की है। ये देखें नेगेटिव पोजीशन पर था, इस तरफ को चलता जा रहा है, ये मीन 0 पोजीशन के ऊपर यानी ओरिजिन के ऊपर पहुंचा है, फिर ये इस तरह आगे चलता जा रहा है पार्टिकल। फिर अब
यहाँ पे पहुँचने पर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के बाद अब उसका डिस्टेंस कम हो रहा है ओरिजिन से, यानी अब उसने वापस आना शुरू कर लिया है। तो फिर इसका मतलब है यहाँ दरमियान में एक पॉइंट आएगा जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अब चूंकि हम कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो एक्स-टी ग्राफ से ही आती है, तो आप गौर करें ज़रा यहाँ पे किसी भी पॉइंट के ऊपर। अब हम अगर इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मालूम करना चाहें, इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप कैलकुलेट करेंगे, और हमें पता है कि इस पॉइंट के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलेरेशन की। उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सिंपल है, जो आप हमेशा पढ़ते रहे हैं, लेकिन ज़रा अब मैं दोबारा से रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे ज़रा टेक्निकल लैंग्वेज में भी आप इन चीज़ों को ज़रा सीख लें, यानी कोई एक्सप्रेशन लिखा हो तो किस तरह लिखा हो। ये वैसे ही एवरेज हमने फाइंड आउट किया, डेल्टा वी जो है चेंज इन वेलोसिटी है, और ये T2 जो है वो टाइम है जिस पर वेलोसिटी V2x है, T1 वो टाइम है जिस पर वेलोसिटी V1x है। और एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें जो चेंज आती है उसकी रेशो ले लेते हैं। ठीक है, ये एक ग्राफ है, ये भी आपको हेल्पफुल हो सकता है। एवरेज एक्सेलेरेशन के एतबार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन का ग्राफ बनाया उसने ना, कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा ग्राफ बना दिए। इसमें भी अच्छा आइडिया है। मसलन उसने ये किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस तरफ टाइम लिया हुआ है, इस तरफ वेलोसिटी ली हुई है, ये उसका पोर्शन दिखाया है, यानी इस पॉइंट से लेकर के, यानी इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक उसने ग्राफ शो किया। इसमें ये देखें आपके पास ये है पार्ट कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाला है, और ये इसकी स्लोप बन जाएगी। ये डेल्टा वी एक्स है, ये डेल्टा टी है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे स्लोप देखें, एक तो पॉजिटिव है, और उसके लिए फिर उसने, क्योंकि ये कांस्टेंट है, स्लोप चेंज नहीं हो रही, इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वही इस पॉइंट पे, वही इस पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर स्लोप चेंज वही है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो उस पॉइंट के ऊपर आपको एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करती है। अब चूंकि हर पॉइंट के ऊपर स्लोप एक जैसी है, तो देखें ये कांस्टेंट लाइन बन गई है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। लेकिन ये ख्याल कीजिएगा कि ये जो ज़ीरो वाली लाइन है उसके करीब है, ये ज़ीरो वाला पॉइंट है ना, ये 0.5 वाला उसके करीब है। इधर देखें, इस सूरत में आप गौर करें ज़रा, यहाँ वो ग्राफ से ही, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, और हमें पता है जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है। तो ये देखें जो है वो उस लाइन के, पॉजिटिव लाइन के नीचे चला गया ग्राफ। इस तरह यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पे भी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन अब एक गौर और करना है आपने कि यहाँ पे वेलोसिटी कम डिक्रीज़ हो रही थी, यानी एक्सेलेरेशन कम था, यहाँ पे एक्सेलेरेशन ज़्यादा है। इसमें ये डिफरेंस जो है वो ओरिजिन से ज़्यादा है। गौर कीजिएगा इस डिफरेंस के ऊपर, यानी ये दूर है, ये करीब है, ये है नेगेटिव एक्सेलेरेशन का एक्सेस। इसी तरीके से इधर आए, ये वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन अब ये गौर करें तेज़ी से बढ़ रही है। इसका और इसकी वेलोसिटी का स्लोप का कंपैरिजन करें ज़रा, और इसमें देखें ये किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है। तो इस तरह ये बड़ा, यानी ज़्यादा दूर है उससे, इसका मतलब है इसमें ज़्यादा वेलोसिटी तेज़ी से चेंज हो रही है, एक्सेलेरेशन ज़्यादा है। तेज़ी से चेंज होने का मतलब एक्सेलेरेशन ज़्यादा। ठीक है, और फिर अब डिस्प्लेसमेंट, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हो गई हैं। ये फिर वो स्लोप से फाइंड आउट करना, ये डिस्कशन, ये सारी हमारी वो बीच में से रह गया था, इसलिए मैंने दोबारा से उसको, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। और अब हमारा है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, एक्सेलरेशन होता क्या है, अगर आप गौर करें ना, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक बात, मेरी गौर कीजिएगा। एक्सेलरेशन होता है A इज़ इक्वल टू, यानी इसका यूनिट के ऊपर गौर करें ज़रा, ये होता है मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज कितनी आ रही है, इसका आइडिया एक्सेलरेशन हमें देता है। ठीक है, अब आ जाए उस ग्राफ के ऊपर जो वहाँ पे सिंपली मैंने एक्सेलरेशन के हवाला से आपको दिखाने की कोशिश की है। आप देखें
ये हमें क्या शो कर रहा है, ये वाला ग्राफ का ये वाला पार्ट, ये हमें शो कर रहा है कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है, वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है वो हमेशा एक जैसी है। ये देखिए यहाँ पर भी वही है, इस टाइम पे भी वही है, इस टाइम पे भी वही, इस टाइम पे भी हमेशा एक जैसी है। इसको कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का केस। यही अब हम डिस्कस करने लगे हैं। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की कुछ मेरा ख्याल एग्जांपल वो कोट करेगा। ये उसने पहले तो वही एक्सेलेरेशन के एक्स कंपोनेंट का फार्मूला लिखा है, फिर ये थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर रहा है चीज़ों को। वो कह रहा है कि हम ये करते हैं कि टाइम को जो है ना t1 t2 की बजाय हम ये कर लेते हैं कि t1 को 0 ले लेते हैं हमारा स्टार्टिंग टाइम, और t2 को कोई टाइम ले लेते हैं। तो इस तरह बार बार हमें t1 t2 नहीं लिखना पड़ेगा। और फिर टाइम t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, उस वेलोसिटी को vx0 लिख लेते हैं। इससे क्या मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0, और जो किसी भी लम्हा वेलोसिटी होगी ये किसी भी लम्हा के लिए है, उसको सिंपल vx लिखें। तो इससे थोड़ा सा इक्वेशन जो है वो वाज़ेह और सिंपल हो जाएगी। जब इसको उस दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। इसको आप पढ़ते रहें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह ये उसने फिर कुछ ग्राफ शो करने की कोशिश की है। ये ग्राफ एक बनाया हुआ है और इसमें शो किया एरिया जो है अंडर द AT ग्राफ इज इक्वल टू v माइनस v0। इसका क्या मतलब है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, फ्रॉम टाइम t1 टू t0, यानी चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल चेंज इन वेलोसिटी आपको दे देगा क्या चीज़? एरिया अंडर द AT ग्राफ। ये MCQ में बात पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, वो अब t में से 0 माइनस करना तो सिंपल फार्मूला हो गया। अब वो बना लेगा इससे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये है, लेकिन आप गौर करें, आप इसको ऐसे पढ़ते रहें, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन इसमें s की जगह s, ये अब ना इसने पता क्या किया था, जब ये इक्वेशन बनाई थी तो पोजीशन भी x इज इक्वल टू 0 ले ली थी हमने, इनिशियल पोजीशन भी, और फाइनल पोजीशन जो है x इज इक्वल टू s ले ली थी जो डिटरमिन करनी थी हमने, ठीक है। और VI की जगह अब चूंकि वहाँ पे जनरल था, यहाँ पे हमने अलॉन्ग x एक्सिस लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर सिंपल उसके साथ x लगा देते हैं और इनिशियल के लिए 0 लिख लेते हैं i की बजाय। तो फिर डिस्टेंस, पहले अगर वो पार्टिकल x नॉट पर है फिर वो x पर चला गया, तो इस तरह से, जिस तरह पर इसलिए ये हमारा रीजन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पार्टिकल एट x नॉट था, फिर आफ्टर t टाइम वो यहाँ पर चला गया, तो इसका डिस्टेंस कवर तो यही होगा ना, टोटल x में से x नॉट निकाला तो फिर डिस्टेंस कवर आ गया, यानी ये है x माइनस x नॉट। तो अब हम जनरल हो गए हैं, किसी भी लम्हा अगर पार्टिकल की पोजीशन आपने फाइंड आउट करनी है तो पहले जो पोजीशन है उसमें से अगर माइनस करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा फिर उसके लिए, इसलिए इस लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो इसी तरह तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन उसने बना दी, ये वाली। इसमें भी उसने, हम लिखते थे ना 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब वो S की जगह क्या आएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना, और फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा 2A इंटू x माइनस x नॉट इज इक्वल टू f। फाइनल वेलोसिटी को हम कैसे लिख रहे हैं? सिंपली Vx, और इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिख रहे हैं? Vx0 एंड सो ऑन। इस तरह ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जिनके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करे, इसके अलावा कोई फोर्स एक्ट ना करे, इसको फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में जब कोई फोर्स एक्ट करती है तो हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक उस फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलेरेशन पैदा होता है, A इज़ इक्वल टू F/m। अगर हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली इस तरह फॉल करता है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें एक्सेलेरेशन काज करेगी। तो वो एक्सेलेरेशन डिटरमिन करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? A इज़ इक्वल टू F/m।
अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लिख देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स लिख के उन्होंने जब यूनिट मास की बॉडी के लिए कैलकुलेट किया कि एक्सेलरेशन कितना निकलता है, तो वो निकला 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लगा करके अर्थ के ऊपर। तो इस तरह ये बात भी आपने ज़हन-नशीन रखनी है, ठीक है। और ये उसने कुछ हमें बातें समझाने की कोशिश की है। उसने कहा कि y = 0 इस पॉइंट के ऊपर ले लिया, इसने किसी छत के ऊपर से या किसी टावर के ऊपर से इसको फेंका है, और इनिशियल वेलोसिटी उसने दे दी है ये वाली। अब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है वेलोसिटी उसकी जो है वो कम होती जाती है। ये 5 मीटर के ऊपर चला गया, फिर वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर चला गया, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर उसके बाद वो वापस जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये उसने सिचुएशन जो है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश की है सिंपली, किस तरीके से वो पार्टिकल कहाँ पर जाएगा। और सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो जो ऊपर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन उनसे की जा सकती है, क्योंकि वही 3 इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमने फाइंड आउट की। वेलोसिटी एंड पोजीशन बाय इंटीग्रेशन, यानी अब हमने इंटीग्रेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेनी। तो एक बुनियादी तौर पे फार्मूला था हमारे पास, फार्मूला जो अभी हमने देखा था वो ये था कि अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात करना चाहूँ, डेल्टा वी एक्स, तो इसमें एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी उस टाइम के लिए। तो अगर आप चेंज इन वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप मालूम करना चाहते हैं तो फिर ये हो जाएगा डी वी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए एक्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ से ए एक्स डी टी इज इक्वल टू डी वी एक्स। अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। कहाँ से हम चले थे, एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 0। हमने कहा कि उस वक्त वेलोसिटी सपोज कर लें वी एक्स 0 है, और किसी भी इतना मास की वेलोसिटी सपोज कर लें वी एक्स है, और डी वी एक्स इज़ इक्वल टू, इधर इंटीग्रल वी एक्स नॉट कब था, एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 पर, और टी इज़ इक्वल टू टी पर मालूम करना है, ए एक्स जो है ये डी टी। अब ये हो जाएगा वी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज़ इक्वल टू, जब तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक इस इंटीग्रल को फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, ए एक्स डी टी। और ये क्या हो गया, वी एक्स माइनस वी एक्स नॉट इज़ इक्वल टू, इसको फिर एज इट इज़ रहने देते हैं जब तक हमें ए एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर ए एक्स कांस्टेंट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, तो ये बाहर आ जाएगा। फिर सिंपली क्या हो जाएगा, वी एक्स माइनस वी एक्स नॉट इज़ इक्वल टू ए एक्स इंटू टाइम का इंटीग्रल आएगा टी 0 टी माइनस टी 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये वही सिंपल इक्वेशन है जो हम शुरू में करते थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस के लिए। इसी तरह फिर पोजीशन भी आप मालूम कर सकते हैं। पोजीशन के लिए यही क्वेश्चन उसने बनाई हुई है, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स नॉट 0 to t। अच्छा, अब हमारी यहाँ पे थ्योरी आलमोस्ट मुकम्मल हो गई है। अब हम ये करेंगे कि MCQ के लिए मैं इसके सेकंड पार्ट में आपके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो उसकी डिस्कशन फिर करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।